तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो ठीक ठाक होंगे आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की होपफुली। और हम जो क्लासेस देख रहे थे कल, मैंने आपको कल और परसों दो लास्ट की जो दो क्लासेस थी वो ज्योग्राफी की थी, यानी वो डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी ऐसे ही। वही फिर से मैं कहता हूँ, देखना बहुत बड़ा इंटरेस्टेड होगा कि कितने लोग मैदानी जंग में बने रहते हैं और कितने लोग रणछोड़ बन जाते हैं, यानी रण को छोड़ने वाले। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि डीप पढ़ने की हैबिट ही नहीं होती, उनको क्या चाहिए एक आध फैक्ट कोई बता दे। अभी कई लोग पूछते हैं सर इसके एग्ज़ाम के लिए बुक बता दीजिए, इसकी बुक बता दीजिए। कोई किताब नहीं होती ऐसी। ठीक है, आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कुछ ना कुछ हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको समग्रता एक ही जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट आपको बनना होगा। आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें दी होती हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको अगर जीएस वाला पोर्शन है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के साथ साथ करंट इश्यूज़ के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उत्तराखंड का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपनी, या अदर स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो अपने स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के पता होने चाहिए। और बहुत से स्टेट या बहुत से राज्यों में जो है हिंदी का भी एक पेपर होता है, हिंदी भी उसमें आती है। जैसे उत्तराखंड में ही हिंदी का पेपर है तो ग्रामर हिंदी का जो यूके SSSC एग्ज़ाम कराता है उसमें हिंदी ग्रामर आती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब आज जो क्लास है, क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया टॉपिक प्रिपेयर करने का, इसीलिए आपकी जो कल है वो क्लास ज्योग्राफी की आएगी। आज परीक्षावाणी की क्लास है और ध्यान रखना मैंने वीकली आपको एक क्लास परीक्षावाणी की बताया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही पढ़े जाएंगे। मैं आपका हर तरीके से हित करना चाहता हूँ, हर तरीके से आपको लेके चलना चाहता हूँ अपने साथ। मुझे ये पता है कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। अब आज की क्लास परीक्षावाणी का ये मतलब है, क्योंकि परीक्षावाणी उत्तराखंड से टच बना रहना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी कहीं ना कहीं यूके SSSC के एग्ज़ाम में उत्तराखंड की रहती है, यूके PSC के एग्ज़ाम में मेजॉरिटी जीएस की रहती है। तो हर चीज़ को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये जो क्लासेज हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ रही है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल है, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इक्वली बेनिफिशियल होगा। आप लोगों ने जिसने परीक्षावाणी सीरीज नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड परीक्षावाणी की सीरीज अपना देख सकता है। साथ ही साथ जो अदर सीरीज है, जैसे जिला सीरीज है उत्तराखंड की, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने जब आपको परीक्षावाणी की क्लास कराई थी, प्रमुख व्यक्तित्व वाले चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने प्रमुख व्यक्तित्व का जो पहला पोर्शन था जहां आपको प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ दिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन याद रखना जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, आपको जितने भी पढ़ा रखे हैं वो सब क्या हैं, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो। ठीक है, संग्राम सेनानी ही, ये ध्यान रखना है, और राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन है वो। तो वो इनमें से कौन एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, इनमें से कौन एक पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ नहीं है, इनमें से कौन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या नहीं है, इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो वो जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वो सब ध्यान रखना कि वो कौन है, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या राजनीतिज्ञ, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आज आपको उससे आगे मैं लेके चलता हूँ। इसमें दिया है प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ परीक्षावाणी की जो क्लासेज होंगी वो मैं इसी तरीके से कराऊंगा। जब आपके पास किताब है ही आपके हाथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए ना क्या पढ़ने योग्य है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनावश्यक तथ्य है, और क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, हमें हर फैक्टर नहीं देखना है इसका। तो आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, लगभग एक 270 के आसपास आपकी बुक में भी होगा, 270, 265, 275 जो भी है। प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर देख रहे हैं, उसमें प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। ठीक है, ये हमने देखना है। पहला आता है आपका गुमानी पंत जी। ठीक है, कवि गुमानी कवि। ठीक है, कवि गुमानी, इनके बारे में जो है पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इनके बारे में क्या फैक्ट है देखिए। इनका जन्म फरवरी 1790 में वर्तमान उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था। इनका मूल नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत था। तो ये तो आना ही चाहिए कि कवि गुमानी का जो मूल नाम था क्या, लोकनाथ या गुमानी पंत। ठीक है, यह क्या था, मतलब लोकनाथ या लोकरत्न पंत, लोक
रत्न पंत, ठीक है। ये बहुत बेसिक जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था, तो लोकरत्न पंत या लोकनाथ था। और ये कहाँ किस जिले से संबंधित है, यूएस नगर के काशीपुर से इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत फेमस कवि यहाँ पे रहे हैं। तो काशीपुर 1790 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म का ईयर आपको याद रखना है। लोकनाथ या लोकरत्न पंत इनका वास्तविक नाम था, पहला नाम था, मतलब मूल नाम। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे और यहीं से इन्हें गुमानी उपाधि मिली। कुछ समय तक ये टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। बाद में ये ज़्यादातर साधु वेश के गुफाओं में निवास करते रहे, ठीक है। यानी जो गुमानी पंत जी थे इनके बारे में ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि गुमान सिंह देव के राजकवि थे, ठीक है। गुमान सिंह देव के क्या थे, राजकवि थे। और यहीं से इनको क्या मिला था, कवि गुमानी की उपाधि मिली थी, वो छोड़ दीजिए। साथ ही साथ किसके दरबार में भी रहे थे, गढ़वाल नरेश या टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। सुदर्शन शाह के दरबार में भी इन्होंने क्या किया था, कुछ वक्त तक काम किया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि कवि गुमानी किस भाषा में अपनी रचनाएं करते थे, मूलतः किस भाषा में करते थे, संस्कृत। तो ऑप्शन आएगा कुमाऊं, गढ़वाल, संस्कृत, हिंदी, अवधी, जो भी आता है। तो ये मूलतः किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में इनका क्या होते थे, रचनाएं होती थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। कुमाऊनी, हिंदी तथा नेपाली में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं जो कि गुमानी नीति में संग्रहित हैं। सर जॉर्ज गियर्सन इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं, ठीक है। किसने गुमानी कवि को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना, सर जॉर्ज गियर्सन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर जॉर्ज गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि क्या माना था, कवि माना था। इसको ध्यान रखना आपको, सर जॉर्ज गियर्सन ने इनको सबसे प्राचीन कवि माना था कुमाऊं का, ठीक है। तो सर जॉर्ज गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना था। तो इसको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कौन, किसे माना गया, गुमानी पंत को। किसने माना, ये अपने आप में सर जॉर्ज गियर्सन किसको मानते हैं, गुमानी पंत को। एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशंबर दत्त चंदोला, इसके बाद जो अगला नाम आता है इसमें वो आता है विशंबर दत्त चंदोला जी के बारे में। इनका जन्म 1879 में पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में, पौड़ी वगैरह में जन्म वगैरह छोड़ दीजिए। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, विशंबर दत्त चंदोला को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इनके बारे में। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, ये विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। विशंबर दत्त चंदोला जी को कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1901 में तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतुड़ी, विशंबर दत्त चंदोला, गिरिराज नैथानी आदि के प्रयासों से स्थापित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन हुआ। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, एक ये याद रखना है। दूसरा गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, ये याद रखना है। तो देखो अपने आप में गढ़वाल यूनियन जो था कब बना था, 1901 में इनके प्रयासों से स्थापित गढ़वाल यूनियन, इसकी स्थापना लिखना है आपको 1901 में। कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे उसमें, चंदोला जी वगैरह, वो नहीं छोड़ दो, ठीक है। और गढ़वाली समाचार का प्रकाशन लिखना है अगला। गढ़वाली नामक समाचार का जो प्रकाशन था इन्होंने कब किया था, गढ़वाल यूनियन ने 1905 में गढ़वाली नामक पेपर, ठीक है। गढ़वाली पेपर यानी गढ़वाली समाचार कब निकला था, समाचार, ये आया था 1905 में, इन्हीं लोगों के प्रयास से। तो क्वेश्चन आपको गढ़वाल यूनियन की स्थापना लिखनी है, गढ़वाली समाचार की स्थापना लिखनी है 1905 में, ठीक। जिसके संपादक चंदोला और नैथानी थे, बाद में केवल चंदोला ने ही इसका कार्य किया। तो इसके संपादन में कौन कौन थे, विशंबर दत्त चंदोला और गिरिजादत्त नैथानी जी थे, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ ये जानना नहीं, गढ़वाल समाचार जो था 1905 में विशंबर दत्त चंदोला और नैथानी जी के प्रयासों से आया था। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में एक सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्रों विशालाकृति गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण करने का निर्णय लिया गया और 1915 में साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से प्रकाशन शुरू हुआ था। यानी कहीं न कहीं गढ़वाल के नाम से, यानी साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, 1915 से। तो गढ़वाल का जो, ठीक है, ये है गढ़वाली, साप्ताहिक गढ़वाल नाम से किसका प्रकाश कब शुरू हुआ था, 1915 से। अगला क्वेश्चन ये याद रखना 1915। और इसमें 3 न्यूज़पेपर मर्ज हुए थे, ये 3 के 3 न्यूज़पेपर जो मर्ज हुए थे उनका नाम याद रखना, एक विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली। विशाल
कीर्ति, दूसरा हुआ था गढ़वाल समाचार और तीसरा गढ़वाली। ये तीन के तीन न्यूज़पेपर जब मर्ज हुए थे उसके बाद एक न्यूज़पेपर बना था, वो गढ़वाल बना था, साप्ताहिक निकलता था और ये 1915 से प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन सिर्फ ये याद रखना, एक तो गढ़वाली समाचार 1905, गढ़वाल यूनियन 1901, तो तीसरा साप्ताहिक गढ़वाल का प्रकाशन 1915 से, और जिसमें कौन कौन से तीन अखबार मर्ज हुए थे, विशाल कीर्ति, गढ़वाली समाचार और गढ़वाली। ठीक है, ये तीनों के मर्ज होने से इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादन का कार्य चंदौला ने संभाला, अगस्त 1970 में उनकी मृत्यु होगी। बाकी सब छोड़ दीजिए। इसके संबंध में कौन थे, विशंबर दत्त, चंदौला ही मेन थे इसमें, ये याद रखना है। ठीक है, मृत्यु वगैरह छोड़ दीजिए। अगला आता है मुकुंदराम बड़तवाल। इनका जन्म नवंबर 1887 में पौड़ी के खंडग्राम में हुआ था। इन्हें दैवज्ञ के नाम से जाना जाता। बस इतना याद रखना, किसका उपनाम दैवज्ञ भी था, दैवज्ञ, किसका उपनाम दैवज्ञ भी था, ये याद रखना। और ये दैवज्ञ जो थे किसको कहा जाता था, मुकुंदराम बड़तवाल। ठीक है, मुकुंदराम बड़तवाल जी को क्या कहा जाता था, दैवज्ञ नाम से जाना जाता था, इतना याद रखना। ये संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। ज्योतिष में उन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की और उनके 44 महत्वपूर्ण ग्रंथों में केवल 22 का प्रकाशन हुआ, जिनमें से मुख्य पुस्तकें इस प्रकार है: ज्योतिषमय जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा, कोश नामावली, मुकुंद कोश, ज्योतिष शब्दकोश, ज्योतिष रत्नाकार, आयुर्दाय संग्रह आदि। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने इनको अभिनव बारामीर की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, ये याद रखना है कि अभिनव बारामीर किसको उपाधि मिली थी, अभिनव बारामीर। ठीक है, ये याद रखना, बारामीर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये था मुकुंदराम बड़तवाल जी को, ये अभिनव बारामीर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान। अब मेन चीज आता है, कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये जो किताबें इनकी हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, क्या इनको रटें, इनको याद करें। देखिए, ज्योतिष से संबंधित मुख्यतः यही व्यक्ति हैं यहाँ पे उत्तराखंड में जो आपको किताबों में मिलेगा, मुकुंदराम बड़तवाल जी। तो आप क्या करना, सारी किताबों के नाम वो ज्योतिष वाले ही नाम है, देख लो, एक बार चेक कर लो, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है इनको, सिर्फ ये ध्यान रखना कि ज्योतिष से संबंधित जो किताबें हैं वो मुकुंदलाल बड़तवाल जी की हैं, वो वैसे इसको इस तरीके से इसको डील करना। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, इनकी मृत्यु वगैरह छोड़ दीजिए, तोता कृष्ण गैरोला जी। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला जी, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। लोक भाषा गढ़वाली में गीति काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक तोता कृष्ण गैरोला का जन्म गढ़वाल में हुआ था, इतने में। ठीक है, श्रृंगार एवं विरह भावों वाले गढ़वाली भाषा में उनको अब तक के सबसे उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक का प्रकाशन 1932 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमी पथिक, प्रेमी पथिक, एक प्रेम पाथिक है शायद जयशंकर प्रसाद वगैरह का, चेक कर लेना है। ठीक है, प्रेमी पथिक, ये किसकी है, तोता कृष्ण गैरोला का, और इसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। तात घनानंद और रचना रंजन भी इनकी रचनाएं हैं, ये भी देख लेना आपको। ठीक है, दोनों किताबें देखना, तात क्या लिखे हैं, घनानंद, और उसके अलावा क्या है, रचना रंजन। ये सब किसकी रचनाएं हैं, तीन की तीन तोता कृष्ण गैरोला जी की है। और प्रेमी पथिक इन्होंने 1932 में क्या किया था, इसका प्रकाशन किया था। ये तो अपने आप में इंपोर्टेंट रहता ही है। ठीक है, लोक भाषा गढ़वाली में गीति काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे, तो यानी गढ़वाल के पद्य लेखक थे। ये आप लोगों को उतना भी फिलहाल ध्यान में नहीं रखना है। इसके बाद आता है आपका भैरव दत्त धुलिया जी। भैरव दत्त धुलिया जी का जन्म 1901 में पौड़ी में हुआ था। शिक्षा के बाद ये कुली बेगार आंदोलन में कूद पड़े। इस प्रथा को समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। इनके और भक्ति दर्शन के संयुक्त संपादन में 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि नामक प्रकाश का प्रकाशन हुआ था। मैंने आपको एक साप्ताहिक कर्मभूमि का प्रकाशन बताया था 1939, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। 1939 में कौन सा न्यूज़पेपर, कर्मभूमि, ये क्या था, साप्ताहिक यानी वीकली आएगा, ये हफ्ते में एक दिन आएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, लैंसडाउन से इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है, लैंसडाउन से, और लैंसडाउन कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। और किस किस के प्रयास से, भैरव दत्त धुलिया और प्रेस भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन जी के प्रयासों से। ठीक है, ये दो इस न्यूज़पेपर से संबंधित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ था, और कर्मभूमि के प्रकाशन से संबंधित कौन से लोग थे। ये तीन के तीन पॉइंट आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, नामक पत्र का प्रकाशन, यह पत्र गढ़वाल के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधि तथा गांधी जी के कार्यकलापों व नीतियों के प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। वो सब छोड़ दीजिए, ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, अगला आता है आपका इलाचंद जोशी। जन्म सितंबर 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था, छोड़ दीजिए। ये हिंदी साहित्य की कीर्ति स्तंभ, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार थे। देखिए,
हमें जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार और शिक्षाविदों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, यानी कहीं ना कहीं इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, इसके अलावा पत्रकार हैं और शिक्षाविद है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये कोई राजनीतिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कौन सा नहीं है, कौन सा इतिहासविद या शिक्षाविद है या पत्रकार है, ये आपको मतलब दोनों को सेपरेट करना आना चाहिए। इलाचंद जोशी के बारे में और पॉइंट दे रहा है, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही अल्मोड़ा में सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्य मासिक पत्रिका निकालने लगे, ठीक है। यानी किसने सुधाकर मासिक पत्रिका निकाला था, ये ध्यान रखना। सुधाकर नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला था? इलाचंद्र जोशी, ICJ लिखते हैं अपने शॉर्ट में, ठीक है। इलाचंद्र जोशी जी ने निकाला। इसके अलावा देखें, इन्होंने कई अखबारों में काम किया। ये मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। ये क्वेश्चन आया था एक बार, कौन उत्तराखंड में एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं? इलाचंद जोशी। ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलाचंद जोशी जी के बारे में बताया जाता है कि मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी वाले जो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, यानी एक प्रकार के क्या थे? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक धारा के उपन्यासकार किसको माना जाता है उत्तराखंड में? इलाचंद्र जोशी जी को माना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये इनकी किताबें आपको याद रखनी है, सब के सब। सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, इनकी विशुद्ध व्यक्तिवादी, मुक्तिपथ और सुबह के भूले आदि सामाजिक था, जहाज का पंछी और जिप्सी आदि मिश्रित कथा नक के उपन्यास, इनकी 50 कहानियाँ 6 किताबों में छपी हैं। आपको इनकी किताबों के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। ये इलाचंद जोशी जी की जितनी किताबें सब याद रखिए, और ये एक न एक पेपर में आता है आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या क्या है इनके? सन्यासी, इसके अलावा घृणामयी, इसके साथ साथ पर्दे की रानी, ये आपका पेपर में आता है, ठीक है क्वेश्चन। पर्दे की रानी, साथ ही साथ प्रेत और छाया, इसके अलावा आपका क्या है? निर्वासित, साथ ही साथ अपने आप में क्या है? इसके अलावा मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जहाज का पंछी और जिप्सी। मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जहाज का पंछी और जिप्सी। मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जहाज का पंछी और जिप्सी, ये सब के सब इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है अपने आप में गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में आप लोग सुनिए। बल्लभ पंत जी के बारे में आपको देखना है, वो देख लीजिए, ठीक है। प्रख्यात नाटककार और उपन्यासकार श्री पंत जी का जन्म 1898 में अल्मोड़ा में हुआ था। ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म हुआ था वो 1898 में, 1998 में अल्मोड़ा में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। 1998 में 1898 में अल्मोड़ा में होता। अब ये आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको क्रॉस चेक करना है। इन किताबों में थोड़ा सा हो सकता है कि मिस प्रिंट की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से सही नहीं होते हैं कभी कभी डेटा, तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इनका कब हुआ था, बस कुछ फेमस ही मैंने आपसे कहा था। बाकी इनके नाटकों में राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, ययाति, अंतःपुर का छिद्र, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा, अंधेरी बस्तियां, कटघर, आत्मदीप, तुलसीदास पत्रा, अहंकार, पाणिग्रह, काशी का जुलाहा, सोना 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 विशेष रूप से चर्चित हुए। नाटकों के अतिरिक्त इनके 40 उपन्यासों की रचनाएं प्रतिभा, मदारी, जूनिया, ये नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। ये कोई मतलब इतने इंपोर्टेंट नहीं रहते हैं। तारिका, एक सूत्र, नूरजहां, चक्रकांत, प्रगति की राह, युक्ति के बंधन, इतना मतलब आप लोग एक एक चीज़ पढ़ोगे, एक एक रचनाएं पढ़ोगे, एक तो पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। कहीं पता लगा आत्मा परमात्मा के पास इन्हीं को पढ़ते पढ़ते चलेगी तो एग्ज़ाम हॉल भी तो जाना है, तो ज़रूरी नहीं है। कभी आते भी नहीं, मैंने तो कभी देखे नहीं है कि इस टाइप की रचनाएं कुछ पेपर में आई हों। बहुत हार्डली ऐसी रचनाएं आती हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी ने बहुत रचनाएं की, ये ध्यान में रखना। आ गया कुछ ना आए तो गोविंद बल्लभ पंत जी ही टिक करके आना। क्या करना है, अभी जब तुक्के लगा ही रहे हो, एक आध गोविंद बल्लभ पंत जी की और भी तुक्के लगा देना। आपका काम सिर्फ एक हाईलाइट मारना है, रटना कुछ नहीं और दिमाग पे नहीं बैठाना है। आप इनको रट के आंख बंद करके रट रहे हो, ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। एक हाईलाइट मारिए, जितनी जल्दी हो सकता है एक सरसरी निगाहों से इसको देखते हुए चलिए। जैसे ही देख लिया वहीं पे काम ठप, ठीक। इसके बाद इनके गीत तथा नाटक प्रभाग दिल्ली के लिए भी आपने कई नाटक लिखे, जिसमें कोहिनूर का लुटेरा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नाटक है और ये भी याद रखना, कोहिनूर का ये नाटक है, ध्यान रखना। कोहिनूर का लुटेरा
ये अपने आप में एक नाटक है, कहानी नहीं है। ये पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से गोविंद बल्लभ पंत जी का कौन सा एक नाटक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। कोहिनूर का लुटेरा एक नाटक है, कोई कहानी या कविता नहीं है, ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूँ, ये एक नाटक है, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनको डायरेक्टरेट के मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। 1996 में इनका देहांत हो गया, यानी गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। अब थोड़ा सा इनके बारे में, भारत रत्न कब मिला ये आपको आना चाहिए। 1957 के आसपास जब भी मिला देख लेना, भारत रत्न वगैरह इनको कब मिला, पहले मुख्यमंत्री थे वो सब, इसने डेटा वगैरह गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में दिया नहीं है। थोड़ा सा इनके बारे में नेट से पढ़ लेना। और ये कोहिनूर का लुटेरा जो है अपने आप में नाटक है। अब बाकी ऊपर के जो है नूरजहां, चक्रकांत, प्रगति की राह, ये क्या करना है मैंने आपको बता दिया। एक सरसरी निगाहों से देखिए इसको, और उसको देखते ही याद नहीं करना है, बस गोविंद बल्लभ पंत जी के हैं। कहीं पेपर में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया तो टिक मार के आना। सुमित्रा नंदन पंत जी, जन्म याद रखना पड़ेगा। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जन्म 20 मई 1900 को वर्तमान बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी ये सन 1900 की हैं, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? कौसानी, वर्तमान में बागेश्वर, पहले अल्मोड़ा में पड़ता था, ठीक है। फिर कौसानी जो है बागेश्वर जब अलग जिला बना तो ये बागेश्वर का हिस्सा हो गया, ये ध्यान रखना। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कौसानी में लोग इन्हें गुसैं अथवा सैं के नाम से पुकारते थे, ठीक है। पुकारते थे तो अब क्या कर सकते हैं बताऊं तो, लेकिन बचपन का नाम गोसाई दत्त। याद रखना कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। ये इनके बचपन का नाम हुआ करता था। और एक कौसानी इनका क्या था? मूल, जहाँ ये जन्म लिया था इनने, ठीक है। ये उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की और लगभग 10 वर्ष यहीं रहे। वीणा एवं पल्लव की अधिकांश रचनाएं यहीं की। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया था। ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा, शायद कहीं आया भी था, 1957 के आसपास हुआ था। अभी हाल फिलहाल के कहीं पेपर में वो मैंने आपको कराया भी था, जनसंचार वाले टॉपिक में कराया होगा मैंने, हिंदी के अंदर, वो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया का नाम था आकाशवाणी, किसके सुझाव पे किया था? सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पे किया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के कुंवर सुरेश सिंह आग्रह, उन्होंने 1938 में रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया, वो छोड़ दीजिए। पंत की प्रकृति ने वैचारिक सुकुमारता का सौंदर्य दृष्टि, ये प्रकृति का सुकुमार से कहते थे इनको, हाँ ये आना चाहिए आपको। काव्य क्षेत्र उनके 18 वर्ष की आयु में हो गया। वे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला था महादेवी वर्मा के समकक्ष एक छायावादी कवि थे। ये छायावादी कवि थे। अभी छायावादी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए फिलहाल। जब हिंदी साहित्य की बारी आएगी तब इसको थोड़ा समझा दूंगा। फिलहाल याद रखना, छायावादी प्रकृति की कहते कवि थे। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना सभी छायावादी काव्य। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या सभी प्रगतिवादी। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, नवचेतनावादी काव्य आदि इनकी रचनाएं। अब इनके अंदर इतनी रचनाएं हैं, शायद सुमित्रा नंदन पंत आपके हिंदी साहित्य के अंदर भी उसने सिलेबस में लिखा है ग्रुप सी वालों के। अगर आपको ध्यान होगा, ग्रुप सी के हिंदी जो पोर्शन है, हिंदी साहित्य जिसके अंदर आपको दिया गया है, संभवतः वहाँ भी सुमित्रा नंदन पंत जी का सिलेबस में नाम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इनकी सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हिंदी में आपको मात न दे दे, ठीक है। तो आपको जितनी रचनाएं दी हैं यहाँ पर देना। इसकी छायावादी लिख देना एक जगह पे, प्रगतिवादी लिख लेना, और इसके नवचेतनावादी काव्य लिख लेना। ये रिक्वेस्ट है आपसे। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में नहीं कहा था मैंने आपसे, मैंने कहा ऊपर ऊपर ही पढ़ जाना, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी चूंकि हिंदी के सिलेबस का हिस्सा है तो आपको उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1961 में उन्हें पद्म भूषण एवं 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा। ये बहुत पेपर में आता है कि किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा के लिए। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, इनको पद्म विभूषण वगैरह कब मिला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी पद्म भूषण 1961 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। 1961 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण। ये पॉइंट भी आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जन्म पौड़ी के लैंसडाउन के समीप पालीग्राम के दिसंबर 1901 में हुआ था। जन्म वगैरह नहीं पढ़ने। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर छोड़ दीजिए। अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर 1931 में लिखा। ये क्वेश्चन याद रखना, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है।
द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ये किसकी है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की, एक अपना शोध ग्रंथ है इनका, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री किसकी है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, जो कि 1931 में इनके द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन भी आता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल आता है ना, तो देखो हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले, हिंदी विषय में डॉक्टरेट, डी.लिटरेट, ठीक है, डॉक्टरेट पाने वाले पहले कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, कबीर की साकी, सर्वांगी, हरिदास की साकी, रैदास की साकी, हरिभक्त प्रकाश और सेवा दमन, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान में आत्मचिकित्सा आदि प्रमुख हैं। संपादित पुस्तकों में कबीर ग्रंथावली, रामचंद्रिका का नाम प्रमुख है। अब देखिए इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, क्या इनको पढ़ना चाहिए? क्या ये हमारा पेपर में आ सकता है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो आपने सुना होगा पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी का जो शोध संस्थान 2009-10 के आसपास जो बना था, वो देहरादून वगैरह कहीं, वो तो आपका आता ही आता है। यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ किस किस पे टिक मारी है, ठीक है। एक मारिए आप लोग गोस्वामी तुलसीदास, वो सब सेम होंगे। एक रूपक रहस्य, गोस्वामी गद्य और गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, कबीर की साकी, सर्वांगी, हरिदास की साकी, ये साकी वाले तो सेम ही हैं। पीताम्बर दत्त बर्तवाल आप ऐसे समझ जाओगे, तीन तो ऐसी हैं, कबीर की साकी, रैदास की साकी, हरिदास की साकी, तो ये साकी वाले वैसे ही हो जाएंगे। ये आना भी नहीं है पेपर में। एक मारिए आप गद्य सौरभ को लिख लीजिए, इसके अलावा एक रूपक रहस्य लिख लीजिए, ठीक है। इसके साथ सीधे सीधे आप लोग लिख लीजिए प्राणायाम, विज्ञान और कला, और ध्यान में आध्यात्म चिकित्सा। ये कुछ देख लेना, कबीर ग्रंथावली वगैरह, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले कह रहा हूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सुमित्रानंद पंत जी के बारे वाला था, ठीक है। इसके बाद आता है गोविंद प्रसाद नौटियाल जी के बारे में। जन्म वगैरह छोड़ दीजिए। लीडर, पाइनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेटमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न रिव्यू और अंग्रेजी के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों को अपने समय के अकेले संवाददाता थे। लगभग 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के अकेले पत्रकार थे। 1986 में इनका निधन हो गया। यानी कहीं ना कहीं इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है गोविंद प्रसाद नौटियाल के बारे में, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इनका संबंध किससे था। ये था पत्रकारिता में, यानी कहीं ना कहीं संपादन से जुड़े थे अलग अलग पत्रिका के। तो आपको ये याद रखना कि जो गोविंद प्रसाद नौटियाल जी थे, इनका संबंध बेसिकली किसी से था? पत्रकारिता से। इतना याद रखना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें जो लिखा है ये कौन थे, क्या थे, यानी इनका संबंध, यानी दोनों गोविंद प्रसाद नौटियाल और विद्या सागर नौटियाल जी, इनका संबंध किस चीज़ से है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि फिर एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। आप सिर्फ आप इनके जो किताबें वगैरह हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में भी नहीं आती है। अगला आता है भजन सिंह, ठीक है। इनका जन्म 1905 में पौड़ी के कोटसाड़ा सिंटोशियो गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष, भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण कर एक गुप्त योजना के अंतर्गत फौज में भर्ती हो गए था। 1926 से 45 तक सैनिकों के बीच रहकर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करते थे। अब देखिए ये जो भवानी सिंह के बारे में है, ये वाला भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण करने वाले गुप्त संगठन, आपको पता होगा भवानी सिंह जो दुगड्डा वाला भी है ना, तो पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। यानी जो भवानी सिंह के बारे में एक पॉइंट ये लिखना कि भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण, गुप्त रूप से किसने सदस्यता ग्रहण की और अपने आप में क्या किया कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, राष्ट्रीयता के लिए काम किया, यानी देश को आजाद करने के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना कि भारत नौजवान सभा की सदस्यता किसने धारण की थी, ठीक है। इसके बाद सेना से अवकाश के उपरांत इतने में गढ़वाली साहित्य सृजन में लगे। उन्हें हिंदी व गढ़वाली के लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें हिंदी के अमृत वर्षा, माँ, प्रेम बंधन, कन्या, विक्रय, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आता है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी है? भजन सिंह की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। गढ़वाली में सिंहनाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंह सत गई, गढ़वाली लोकोक्तियाँ और वीरवधु देव की प्रमुख है। ये वीरवधु देव की देख लेना, गढ़वाली, और दूसरा गढ़वाली में सिंहनाद देख लेना। साथ ही साथ आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये 3 किताबें आपको देखनी है, ठीक है। इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित है। ये पढ़ लेना, ये रोचक तथ्य के रूप में। अगला आता है आपका डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिसको चारण नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जन्म वगैरह छोड़ दीजिए, कहाँ हुआ था, इनकी कर्मस्थली दुगड्डा रही है, यानी कहीं ना कहीं दुगड्डा के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, वहीं पर इन्होंने अपना काम किया। 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में PhD की उपाधि मिली, जिसका विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवासी। मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 के 3 आपको पता होने चाहिए। अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा किसकी है, प्रवचन किसकी है और ऋतुकालीन प्रवास किसकी है? शिव प्रसाद डबराल चारण जी की है। 3 की 3 पुस्तकों के नाम आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए, और आपको मुंह जबानी इनके बारे में आना चाहिए, ठीक है।
भूगोल में एमए पीएचडी करने वाले डॉक्टर डबराल इतिहास के अलावा अंग्रेजी बांग्ला में कई रचनाएं प्रस्तुत की, ये सब छोड़ दीजिए। उनके द्वारा लिखित व संपादित कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, ये देख लेना उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, ये इतिहास की जो किताबें हैं ना उत्तराखंड हिस्ट्री की, इसमें जो लिखी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा देखना, गुहादित्य छोड़ा गोरा बादल लिख लेना शिव प्रसाद डबराल की, ये भी देखना है। महाराणा संग्राम सिंह छोड़ दीजिए, पन्नाधाई छोड़ दीजिए, सदैई छोड़ दीजिए, सतीराम छोड़ दीजिए, राष्ट्र रक्षा काव्य छोड़ दीजिए, गढ़वाली मेघदूत, ये आपको याद रखना कि गढ़वाली मेघदूत किसकी है। हुतात्मा परिचय छोड़ दीजिए, अति स्मृति छोड़ दीजिए, संघर्ष संगीत छोड़ दीजिए। यानी उत्तराखंड के इतिहास या कुमाऊं या गढ़वाल से संबंधित जिस पुस्तकों का नाम आता है आपका, वो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, किसके बारे में, शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है घुमक्कड़ी के शौक के चलते इनके नाम के अंत में चारण शब्द जोड़ा गया, यानी चारण नाम से जिनको जाना जाता था, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी इनको जाना गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वे दुगड्डा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। उन्हें अपने सुरुड़ा स्थित घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोलकर करीब 30,000 पुस्तकें, दुर्लभ पांडुलिपियों, पुरातत्व, महत्व, सिक्कों, बर्तनों आदि का संग्रह किया। ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, उनका परिवार उत्तरांचल का एक ऐसा अनोखा परिवार था जिसमें 6 सदस्य साहित्य डॉक्टर हैं, ये सब छोड़ दीजिए। तो आपको ये याद रखना कि चारण नाम से किसको जाना गया, उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में जो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे ऋतुवास प्रवचन हो गया, ऋतुवास, ऋतु क्या लिखा है, ऋतुकालीन प्रवास, प्रवचन, अलकनंदा, उपत्यका में घोष यात्रा, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और नीचे वाली जो किताबें हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद सीधे आपका आता है ललिता प्रसाद नैथानी जी। इनके बारे में जन्म वगैरह छोड़ दीजिए। कर्मभूमि के प्रकाशन एवं संचालन में अपना योगदान देते रहे, सही है, ये भी पढ़ लिया आपने। 1956 में उन्होंने कोटद्वार गढ़वाल से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्यपथ का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था। सत्यपथ का प्रकाशन 1956 में कोटद्वार नामक जगह से हुआ था। ठीक है, कोटद्वार से हुआ था, और ये कोटद्वार से 1956 में किसने किया था, ललिता प्रसाद नैथानी जी ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ललिता प्रसाद नैथानी जी ने सत्यपथ का क्या किया था, प्रकाशन किया था। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। गढ़वाली, भारत तब और अब, मालिनी सभ्यता के खंडहर, ये देख लेना। ये मालिनी, क्योंकि कोटद्वार के आसपास का इलाका आप लोग सुना होगा, वहाँ पे मालिनी सभ्यता के खंडहर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ललिता प्रसाद नैथानी जी की है। कण्वाश्रम भी बहुत इंपोर्टेंट है, गढ़वाली चित्रकला शैली, ये सब के सब इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आपने करना है। गढ़वाली चित्रकला शैली, कण्वाश्रम और मालिनी सभ्यता के खंडहर किसके हैं, ललिता प्रसाद नैथानी की। इनको एक लाइन में लिख के डैश ललिता प्रसाद नैथानी कर देना है। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के जो सत्यपथ का प्रकाशन है, इसके अलावा गढ़वाल भावर तब और अब 2, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम और गढ़वाली चित्रकला शैली किसकी है, ललिता प्रसाद नैथानी की। सब के सब इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो आपको ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों को इंपॉर्टेंट की दृष्टि से क्या करना है, देखना होगा। अगला जो आता है आपका, इस मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम की, कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर, याद रखना। इसके बाद आता है आपका जो आज के दिन का लास्ट होगा, वो होगा चंद्र कुमार बर्तवाल जी। इनका जन्म वगैरह छोड़ दीजिए, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीधे नीचे आगे, हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के समकक्ष रखा गया है, यानी जो आपका निराला नाम सुना होगा आपने, उसके समकक्ष रखा गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नीचे आप लोग पढ़ लीजिए। हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन 1945 में हुआ। ये क्वेश्चन देख लेना कि किसने हिमवंत कविता संग्रह किया था, ये चंद्र कुमार बर्तवाल जी से संबंधित है, और कब इसका प्रकाशन हुआ, लास्ट में लिखा हुआ देखो, हिमवंत कविता संग्रह 1945 में चंद्र कुमार बर्तवाल जी के। इसके बाद काफल पाकू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके काफल पाकू को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचानकर प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया गया। यानी काफल पाकू गीत किसका है, सर्वश्रेष्ठ गीत किसने लिखा, चंद्र कुमार बर्तवाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, आचार्य भास्करानंद लोहनी इसके बाद आता है। हमने इतना इसमें नहीं देखना है क्योंकि लेंदी है चैप्टर, और ये जो चैप्टर इतना लेंदी है तो इसमें 2-3 क्लासेस तो लगती ही लगती है। व्यक्ति विशेष वाला ही चैप्टर सबसे लंबा है, 2 क्लासेस लग
लगभग और मान के चलिए हमारा व्यक्ति विशेष में लगेंगी। कल हम फिर से शायद संभवतः ज्योग्राफी या फिर हिंदी, क्योंकि 2 क्लास डेप्थ 3 क्लास डेप्थ वीकली मिलेंगे आपको, 1-2 क्लास ग्रुप सी यानी जो आपका है उत्तराखंड वगैरह, और हिंदी का जो पोर्शन है जहां आप लोगों की कमांड कम रहती है वहां पे जीएस अपने स्तर से। तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हम लोगों का सिलेक्शन श्योरली होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके ये चीज़ें, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अब पढ़ाया मैंने समझाया, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो बताइए, कोई पढ़ाने वाली क्लास मत समझना इन चीज़ों को। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।